हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे चलते हैं। आज के सेशन में हम 29 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम को किस टीम ने हराया है जिसकी वजह से वह पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो गई। तो देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारतीय महिला हॉकी टीम हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर हो गई है। इसके लिए जो क्वालिफाइंग मैच था फ्रेंड्स, उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम को जापान की महिला हॉकी टीम ने हराया है। भारतीय महिला हॉकी टीम को जापान की हॉकी टीम ने हराया, जिससे भारत पेरिस ओलंपिक 2024 से हाल ही में बाहर हो गया। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रवेश नहीं हो पाएगा पेरिस ओलंपिक में, क्योंकि जो क्वालिफाई मैच था फ्रेंड्स, जो कि रांची के झारखंड में मोरंग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया था, इसमें जापान ने भारत को 1-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई किया और भारतीय महिला हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने से बाहर कर दिया। जापान ने इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। अब जापान की टीम 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने जाएगी। भारत की टीम की बात करें तो देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, 2021 में हुआ था कोविड के कारण, इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही थी। यहाँ पर FIH की बात करते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में हॉकी खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी फ्रांस के पेरिस में, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। FIH हॉकी क्वालिफाई मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को जापान की महिला हॉकी टीम ने हराया और पेरिस ओलंपिक 2024 से हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम को बाहर कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा MCQs भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत किस देश को अपनी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना बना रहा है। तो भारत देखिए अपनी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस को निर्यात करेगा एशियाई देश फिलीपींस को। तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने हाल ही में ये जानकारी दी है कि भारत फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम निर्यात करेगा। इस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट इसी साल मार्च के अंत तक फिलीपींस को दिया जाएगा। एक्चुअल में दोनों देशों के मध्य में ये मिसाइल सिस्टम को लेकर जो अनुबंध है वो ऑलमोस्ट 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो कि अभी तक किसी भी अन्य देश के साथ किया गया सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस को निर्यात किया जाएगा भारत के द्वारा। एक्चुअल में ये जो मिसाइल सिस्टम है फ्रेंड्स, दो देशों ने संयुक्त रूप से विकसित किया था, एक इंडिया और एक रशिया। दोनों देशों की नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत की नदी के आधार पर, ब्रह्मपुत्र के आधार पर, और रूस की मोस्कावा नदी, इन दोनों के शब्दों को मिक्स किया गया और एक नया नाम निकाला गया ब्रह्मोस। इसे ही नाम दिया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता देखिए 290 किलोमीटर तक है। अब भारत फिलीपींस को ये क्रूज मिसाइल सिस्टम निर्यात करेगा और एशियाई देश है फिलीपींस, आपको ये याद रखना चाहिए। अब भारत का DRDO इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस को निर्यात करने वाला है। ओके, इसके बाद आइए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने विशिष्ट उत्पादों को GI टैग दिया गया। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के स्पेसिफिक 12 प्रोडक्ट को हाल ही में GI टैग दिए जाने की घोषणा की गई। अब ये जो 12 प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश के, वो अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे चाय, धारदार अस्त्र, हस्तशिल्प कला, हस्त निर्मित कागज, इसके अलावा अनाज को भी दिया गया है। आप यहाँ पर नाम पढ़ेंगे तो नाम थोड़े
स्थानीय भाषा में हैं तो थोड़े आपको अजीब लग सकते हैं, पर ऑल ओवर सभी को मिलाकर मोटा अनाज, कागज, हस्तशिल्प कला, चाय, धारदार हथियार, इन सब को मिलाकर हाल ही में 12 प्रोडक्ट को, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं, इन्हें जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जीआई टैग से ही था कि अरुणाचल प्रदेश के कितने प्रोडक्ट को 2024 में जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई। तो ये प्रोडक्ट है 12 प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर जीआई टैग की बात करें तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है जो कि ज्योग्राफिकल ओरिजिन के कारण पहचाने जाते हैं, या फिर उसकी कोई स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल आइडेंटिटी है, तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा सकता है। नॉर्मली अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। भारत में 1999 में कोई भी यूनिक प्रोडक्ट को जीआई के पंजीकरण प्रदान करने के लिए, उन्हें यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए एक एक्ट लाया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसे पारित किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1999 में और देश में लागू किया गया 15 सितंबर 2003 में। इसके तहत भारत में ऐसा पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया 2004 में दार्जिलिंग की चाय था। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहली बार 2004 में जीआई टैग दिया गया था। क्लियर हो जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश के 12 प्रोडक्ट को एक साथ 2024 में जीआई टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीआई टैग की पूरी डिटेल यहां पर मैंने आपको बताई है। एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है तो हमने यहां पर क्लियर कर लिया। यूनेस्को द्वारा मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है 27 जनवरी को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1940 से लेकर 1945 के मध्य में नाजी जर्मनी ने अपने यहाँ पर 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी। हिटलर के द्वारा ये हत्याकांड किया गया था, 60 लाख यहूदियों को मरवाया गया था। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए, इन्हीं की याद में इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसे होलोकॉस्ट डे भी कहा जाता है। यहाँ पर होलोकॉस्ट का मतलब है यहूदियों का नरसंहार। तो हर साल इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में 27 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा स्टार्टअप साल 2024 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना? तो ये स्टार्टअप है कृत्रिम एआई। आंसर भी हो जाएगा। ओला के संस्थापक और चेयरमैन भाविश अग्रवाल के द्वारा हाल ही में एक स्टार्टअप लॉन्च किया गया था जिसका नाम कृत्रिम एआई रखा गया। इसे देखिए 2024 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न घोषित किया गया है। कृत्रिम एआई भाविश अग्रवाल की तीसरी ऐसी कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इसकी वैल्यूएशन है और इसकी वैल्यूएशन के आधार पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हासिल किया है कृत्रिम एआई ने। और इस तरह से 2024 का ये भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है और इसके अलावा ये भारत का पहला एआई स्टार्टअप भी है जो कि यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हुआ है। कृत्रिम एआई भाविश अग्रवाल का स्टार्टअप है, याद रखिएगा। 2024 का पहला यूनिकॉर्न बना है हाल ही में। कृत्रिम एआई ने शुरुआत में 2 एआई मॉडल को लॉन्च किया, एक तो कृत्रिम और एक कृत्रिम प्रो। इसके कुछ अलग अलग फीचर्स है इस एआई के, जैसे ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस को समझ सकता है, 10 भारतीय भाषाओं में लिखने में सक्षम है, कहानी या फिर कोई भी पोएट्री वगैरह भी लिख सकता है, C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड लिखने में भी सक्षम है। तो ये एआई है, एआई कंपनी है कृत्रिम एआई, जो कि 2024 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। किसकी है? तो ये ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल की कंपनी है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मेरा इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है 5 फरवरी से। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था आरएम 2.0 जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है जीएस का आप सभी के लिए। उसमें मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच आपके लिए शुरू होगा 5 फरवरी से। इस बैच के फीचर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको सभी क्लासेस लाइव सेशन में अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से लाइव सेशन को अटेंड नहीं कर पाते तो आपको सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में ही एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा हर टॉपिक के बाद आपको क्लास नोट्स भी दिए जाएंगे और हर टॉपिक के बाद आपको पैसिफिक एक टेस्ट भी दिया जाएगा जिससे आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं।
सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी इंडियन पॉलिटी को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। और अगर आपको पैसिफिक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअली मेंटरशिप की सुविधा भी इंडियन पॉलिटी की इस बैच में आरएम 2.0 की इस सीरीज में आपके लिए अवेलेबल है। तो बिना देर किए आप इंडियन पॉलिटी के मेरे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए आप नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाकर आप इजीली मेरे इंडियन पॉलिटी के लाइव बैच में एनरोल कर सकते हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स 2024 के शुरुआत में। आप सभी जानते हैं कि साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं खेली जाती है, जो कि टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट है वर्ल्ड में। सबसे पहले खेली जाती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, सेकंड नंबर पर आती है फ्रेंच ओपन, तीसरे पर आती है विंबलडन ओपन और चौथे पर खेली जाती है साल के सबसे आखिरी में अमेरिकी ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हाल ही में खेला गया साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम है। इसमें विमेन सिंगल का जो खिताब है ये बेलारूस की आरेना सबालेका ने अपने नाम किया। इन्होंने फाइनल में चीन की किनवेंग झेंग को हराया और किनवेंग झेंग को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का खिताब बेलारूस की आरेना सबालेका ने अपने नाम किया। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि बेलारूस की आरेना सबालेका दुनिया में दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी है। आरेना सबालेका का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। अब यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1905 में की गई थी। 4 ग्रैंड स्लैम में साल में सबसे पहले आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का खिताब बेलारूस की आरेना सबालेका ने अपने नाम किया। आगे आइए, किन 2 देशों के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है? तो डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य में किया जाता है। 2024 में भारत और सऊदी अरब के मध्य में डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के राजस्थान राज्य में किया जा रहा है। उद्देश्य आप सभी को समझ में आ जाएगा। दोनों देशों की सेना के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना, मित्रता को सशक्त बनाना और धार्मिक और सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य, धार्मिक और सांस्कृतिक जितनी भी परंपराएं हैं उन्हें साझा करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य में आयोजित किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन भारत के राजस्थान राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का हाल ही में निधन हो गया? तो हरिशंकर भाबड़ा ये पूर्व उप मुख्यमंत्री है राजस्थान राज्य के। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद देखिए इनका निधन हो गया है। हरिशंकर भाबड़ा का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के डिंडवाना में 1928 में हुआ था। ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और 2 बार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। तो हरिशंकर भाबड़ा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, राजस्थान राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। किस बीमारी की वजह से थाईलैंड के समुद्र तटीय क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में कोरल नष्ट होते जा रहे हैं? तो ये डिसीज है येलो बैंड डिसीज। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। येलो बैंड डिसीज के कारण देखिए थाईलैंड के जो समुद्री क्षेत्र हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर काफी सारे कोरल नष्ट हो गए फ्रेंड्स। इंटरनेशनल मीडिया में काफी सुर्खियों में है ये खबर, क्योंकि सीधा सीधा इसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट माना जा रहा है। साइंटिस्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण, ओवर फिशिंग के कारण, प्रदूषण या पॉल्यूशन बढ़ने के कारण, पानी में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, उसके कारण येलो बैंड डिसीज घातक स्तर पर बढ़ता जा रहा है समुद्री क्षेत्र में, जिसके कारण अब थाईलैंड के भी कोरल नष्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इस डिसीज का नाम पूछा गया, तो ये कौन सी डिसीज है? येलो बैंड डिसीज, जिसके कारण थाईलैंड के प्रवाल नष्ट हो रहे हैं। थाईलैंड की बात करें तो ये एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल बैंकॉक है। थाई बाट यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से वीरता पुरस्कार को उसके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब वरीयता क्रम में जमाना है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था वीरता पुरस्कार के बारे में, क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। तो यहाँ पर कभी कभी स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए, वीरता पुरस्कारों के ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, सेकंड है अशोक चक्र, फिर आता है महावीर चक्र,
चौथे नंबर पर है कीर्ति चक्र, पांचवें पर वीर चक्र और छठे नंबर पर सबसे छोटा है शौर्य चक्र। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ये वीरता पुरस्कारों का क्रम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। स्टैटिक पोर्शन से काफी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे वीरता पुरस्कारों की घोषणा साल में 2 बार की जाती है, एक रिपब्लिक डे पर और एक इंडिपेंडेंस डे पर। इस साल 2024 में 6 कीर्ति चक्र दिए जाने की घोषणा की गई, 16 शौर्य चक्र दिए गए और इसी के साथ ऑल ओवर 80 वीरता पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि 2024 में कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, तो 2024 में 80 वीरता पुरस्कारों को दिए जाने की घोषणा की गई। क्लियर? तो यहां पर देखिए 29 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जुलाई मंथ के करंट अफेयर को वन लाइनर में आगे लेकर चलते हैं। पहला देखिए, 7 जुलाई 2023 को नीदरलैंड की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। 8 जुलाई 2023 को पेरू में उबिनास ज्वालामुखी के कारण इमरजेंसी की घोषणा की गई। 8 जुलाई 2023 को भारत और पनामा देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ ओडिशा राज्य में किया गया। 9 जुलाई 2023 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया। आगे 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश और नवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मो जंगल जामी योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 10 जुलाई 2023 को भारत की सिंधु रेड्डी ने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली थी। तेलंगाना का मुखरा गांव भारत का पहला बीमित गांव बना है और तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। ये सभी वन लाइनर करंट अफेयर जुलाई मंथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहां पर उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 की थीम की बात करें तो कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा सांडा कैटेगरी में फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भारतीय खिलाड़ी रोशी बीना देवी को दिया गया। वर्ष 2024 में 6 व्यक्तियों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। 75th रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने ONGC को हरित ऊर्जा के लिए ONGC ग्रीन लिमिटेड नाम की सहायक कंपनी गठन करने को मंजूरी दी है। इसके बाद आइए ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नेट साइवर ब्रंट को दिया गया। भारतीय मूल के अजित मिश्रा को हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में टोटल 8 मेडल अपने नाम किए हैं। और लास्ट देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट का राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जा रहा है। ये सभी करंट अफेयर्स लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।